तो आप समझिए कि पवन सिंह के साथ अगर खेला हुआ तो पवन सिंह ने उससे बड़ा खेला कर दिया है। एक कहावत आपने सुनी होगी, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार बनाया और उन्होंने टिकट वापस कर दिया। फिर उन्होंने मांग रखी कि मुझे बिहार से टिकट दिया जाए। बिहार से उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ और वह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार होने की घोषणा कर दी। पवन सिंह को लगा कि 2.5 लाख वोटर के साथ साथ और भी वोट मिलेंगे और जिसकी वजह से मैं यहाँ से आराम से चुनाव जीत जाऊंगा। इसकी वजह से इफेक्ट यह हुआ कि वहां के कुशवाहा ने अन्य सीटों पर, जिसका इफेक्ट हुआ आरा, औरंगाबाद, और खुद उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के समर्थक थे, एनडीए के उम्मीदवार थे, उनको भी यह सीट गंवाना पड़ गया। अब एक पवन सिंह के चलते आरा गया, औरंगाबाद गया और काराकाट गया। आज आप स्थिति देख लीजिए कि भाजपा ने 3 सीटें गंवा दी, एनडीए ने 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा, 1 आरा, 1 औरंगाबाद। 5 किलो अनाज से क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता रह लेंगे? उनको 5 किलो अनाज दिलवाया जाए, क्या उनका परिवार का भरण पोषण हो सकता है 5 किलो अनाज से? तो फिर 5 किलो अनाज मुद्दा है ही नहीं, ये तो एक आप समझिए भीख है। 5 किलो अनाज ये राहत नहीं, भीख दी जा रही है भारत के लोगों को, और वो भीख दे करके वोट लेना चाह रहे थे, जिसमें जनता ने नकार दिया। और इस लोकसभा चुनाव में भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले भोजपुरी गायक पवन सिंह ने एक बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया है। हालांकि वो भी चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उनके चुनाव हारने से भाजपा को 3 सीटों पे बहुत ही गहरा आघात पहुंचा है। वो 3 सीटें औरंगाबाद, आरा और काराकाट हैं। इस वक्त आलोक कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं और आलोक कुमार सिंह क्या कह रहे हैं उन तमाम सीटों को लेकर और पवन सिंह की राजनीति को लेकर उनकी क्या समीक्षा है, आलोक कुमार सिंह जी के मुखारबिन से हम सुनेंगे। भैया क्या कहिएगा? एक कहावत आपने सुनी होगी, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार बनाया और उन्होंने टिकट वापस कर दिया। फिर उन्होंने मांग रखी कि मुझे बिहार से टिकट दिया जाए। बिहार से उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ और वह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार होने की घोषणा कर दी। अब जब आप जातीय समीकरण समझना चाहते हैं, जब आप बिहार की बात करते हैं, तो आप जाति से पीछे नहीं भाग सकते हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र कुशवाहा बहुल क्षेत्र है। वहां कुशवाहा नेताओं के बीच ही लड़ाई रहती है, जहां पर राजाराम कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच लड़ाई थी, जिसमें पवन सिंह कूद गए। वहां पर 2 लाख 2.5 लाख वोटर हैं जो राजपूत समाज के हैं। पवन सिंह को लगा कि 2.5 लाख वोटर के साथ साथ और भी वोट मिलेंगे और जिसकी वजह से मैं यहाँ से आराम से चुनाव जीत जाऊंगा। इसकी वजह से इफेक्ट यह हुआ कि वहां के कुशवाहा ने अन्य सीटों पर, जिसका इफेक्ट हुआ आरा, औरंगाबाद, और खुद उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के समर्थक थे, एनडीए के उम्मीदवार थे, उनको भी यह सीट गंवाना पड़ गया। अब एक पवन सिंह के चलते आरा गया, औरंगाबाद गया और काराकाट गया। पवन सिंह तो खुद गए ही गए, साथ में 3 सीटें भी गई। तो इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा खामियाजा आप अगर कहते हैं कि पवन सिंह के को टिकट ना देने की वजह से भाजपा को 3 सीटों का नुकसान हुआ है। अगर पवन सिंह को टिकट दे देती भाजपा तो पवन सिंह तो सीट निकाल ही लेते, साथ में इन 3 सीटों पर भी कहीं ना कहीं राहत रहती। लेकिन पवन सिंह लड़ गए। आज 2 नंबर पे है काराकाट में, उपेंद्र कुशवाहा 3रे नंबर पर चले गए। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। पवन सिंह को तो भाजपा ने टिकट ऑलरेडी दिया था, आसनसोल से भाजपा को पवन सिंह ने टिकट दिया था, लेकिन आसनसोल से वो किसी वजह से अपने गाने के वजह से जो ट्रोलिंग उनके साथ हुई थी, बंगाली समाज ने उनको भला बुरा कहा था, तो वो वहां नहीं लड़ पाए। क्या लगता है कि बिहार में पवन सिंह को टिकट ना मिलना, पवन सिंह उस खींच को उतारने के लिए काराकाट से खड़े हो गए? देखिए, आसनसोल से इनको टिकट मिला था और आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट मिला था।
जो इनके विपक्ष में थे। तो कहीं ना कहीं लगा था कि एक ही सिने जगत के दो उम्मीदवार अगर रहेंगे तो बहुत लड़ाई टफ हो जाएगी। दूसरी कि इन पर ट्रोलिंग शुरू हो गई थी, जो पहले के उम्मीदवार थे उन्होंने भी ट्रोलिंग शुरू कर दी थी। तो इन्होंने पहले से मांग जो रखी थी वो भारतीय जनता पार्टी से बिहार में ही टिकट की मांग रखी थी। और आज आप स्थिति देख लीजिए कि भाजपा ने 3 सीटें गंवा दी, एनडीए ने। 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा, 1 आरा, 1 औरंगाबाद। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि भाजपा में भोजपुरी के तमाम सुपरस्टार हैं। आप निरहुआ को ले लीजिए, फैजाबाद से निरहुआ खड़े थे, और निरहुआ हो गए, उसके बाद आजमगढ़ से, क्षमा कीजिएगा, तो निरहुआ हुए, मनोज तिवारी हुए, पवन सिंह भी भाजपा के ही सदस्य थे, भाजपा में कार्यरत थे। लेकिन भाजपा से बगावत करने वाले पवन सिंह पहले सुपरस्टार, भोजपुरी के सुपरस्टार हुए। उन्होंने बगावती तेवर दिखाया, क्या कहें? नहीं, मैं बगावत नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट नहीं मिलता है तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमारे लोकतंत्र में इसका अधिकार हर किसी को है। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचकर टिकट नहीं दिया और पवन सिंह ने क्या सोचकर चुनाव लड़ा, यह तो क्लियर था कि पवन सिंह का इफेक्ट दिखने को मिला। दूसरे नंबर पर रहना और 2 लाख से अधिक मत पाना, यह कहीं ना कहीं क्लियर मैसेज है कि जनता का प्यार उनको भरपूर मिला है। और स्टारडम भी बोल रहा। स्टारडम तो बहुत बोला। पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री काराकाट में 1 महीने घूमी, पूरी की पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री। कहीं ना कहीं इफेक्ट बहुत बड़ा हुआ। उसी का असर है कि 2 लाख से ज्यादा वोट पवन सिंह ले आते हैं निर्दलीय रहते हुए, और उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता 3 नंबर पर चले जाते हैं और सीट गंवा देते हैं। तो आप समझिए कि पवन सिंह के साथ अगर खेला हुआ तो पवन सिंह ने उससे बड़ा खेला कर दिया है। पवन सिंह कुछ मंच के माध्यम से ये भी बोलते नजर आए कि 5 किलो अनाज से कुछ ना हो खेला। ये तमाम बातें बोले, क्या लगता नहीं कि आप वो भाजपा को टारगेट कर रहे हैं? आप भाजपा को टारगेट करने की बात नहीं है, बात में सच्चाई है, वास्तविकता है। 5 किलो अनाज से किसी भी परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है, वह एक राहत मात्र है। 5 किलो अनाज से क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता रह लेंगे? उनको 5 किलो अनाज दिलवाया जाए, क्या उनका परिवार का भरण पोषण हो सकता है 5 किलो अनाज से? तो फिर 5 किलो अनाज मुद्दा है ही नहीं। ये तो एक आप समझिए भीख है। 5 किलो अनाज ये राहत नहीं, भीख दी जा रही है भारत के लोगों को, और वो भीख दे करके वोट लेना चाह रहे थे जिसमें जनता ने नकार दिया। आप आज स्थिति देख लीजिए। सत्ता में आने से पूर्व मोदी जी खुद बोलते थे कि मतलब जो भीख है वो नहीं मिलना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, जो मोदी जी का एक भाषण वायरल हुआ था उसमें वो कह रहे थे मुफ्त की हाँ, मुफ्त की रेवड़ी नहीं खानी चाहिए, और मुफ्त की रेवड़ी वो दे रहे हैं। क्या लगता है दोनों स्टेटमेंट? राजनीति में कथनी और करनी में बहुत फर्क है। लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त की रेवड़ी इतनी बार जपा है कि उनको अंतोगत्वा आते आते चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी पर ही आना पड़ा। 5 किलो अनाज पर ही उन्होंने पूरे लोकसभा वोट मांगा कि हम अनाज दे रहे हैं, हम अनाज दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। जनता ने इन मुद्दों को नकार दिया है। आज स्थिति आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं है, एनडीए बहुमत में है, और वह एनडीए कब रहेगी कब टूट जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक दबाव की सरकार अगर बनती हुई है तो यह एक कमजोर सरकार बनेगी जिसका 5 साल चलना मुझे नहीं लगता कि संभव है। 400 पार वाला जो नारा था वो सब साबित हुआ। वो जुमला था। अमित शाह जी ने तो पहले ही कह दिया था कि ये जुमला है। हाँ हाँ, है ना। 400 पार वार कुछ नहीं हो रहा था, ये नैरेटिव बनाया जा रहा था। नैरेटिव को जनता ने तोड़ दिया। इनके घमंडिया व्यवहार को जनता ने औकात दिखा दिया। इनके अंदर जो घमंड था, मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है, मैं बायोलॉजिकली नहीं हूँ, मुझे भगवान ने अवतार दिलवाया है, मैं अवतार हूँ, मुझे भगवान जैसा महसूस होता है, भगवान मुझसे करवाते हैं, मैं खुद नहीं करता। ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं लोगों में रोष था कि अरे भाई साहब, हम सब बायोलॉजिकली हैं, आप कहाँ से अवतार ले लिए। गांधी जी के बारे में भी उनका एक वायरल हुआ है एक अब उनका कहना है
कि भारत को लोग पहले कभी जानते ही नहीं थे, जब वो प्रधानमंत्री बने तो भारत को लोग भारत जानने लगे। भारत देश पहले था ही नहीं, जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब भारत को लोग जानने लगे। तो ये बेतुकी बातें, गांधी का इस देश के लिए क्या समर्पण रहा है। विदेशों में आप चले जाएं, कई सड़कें, कई स्टेचूज, कई चीजें बनी हुई हैं गांधी के नाम पर। आप उस गांधी के बारे में कह रहे हैं कि गांधी पे एक मूवी आई तब गांधी को लोगों ने जाना। ये मुझे लगता है कि एक वाहियात बयान है। भारत के संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति के द्वारा एक बहुत ही बेहुदा बयान है कि महात्मा गांधी, जिनको हम लोग बापू कहते हैं, बापू को एक फिल्म की दरकार है उनके शख्सियत को जानने के लिए। ये बड़ा ही बेतुका लगता है। इससे बेकार कुछ भारतीय राजनीति में कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्या लगता है भारतीय राजनीति में जो भाजपा का मतलब एक मुष्ट जो मेजोरिटी की सरकार थी, अब उस सरकार से धीरे धीरे जनता का मोह भंग हो रहा है और विपक्ष जो है, विपक्ष का सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। देखिए, कोई अस्थाई नहीं है यहाँ पर, कुछ भी अस्थाई नहीं है। सरकारें आई गई, प्रधानमंत्री बने रहे, चले गए, कुछ भी अस्थाई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज यह सोचता है कि मैं अस्थाई हूं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को कहीं ना कहीं यह लगने लगा था कि हम अमर हैं, अब हम यहीं रहने वाले हैं, और इस भ्रम को कहीं ना कहीं जनता ने तोड़ा। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि सत्ता में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का परिवर्तन होते रहना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक ढांचे के लिए बड़ा जरूरी है, ताकि सत्ता में बैठे लोग अहंकारी ना हो, सत्ता में बैठे लोग तानाशाही ना हो। इसलिए सत्ता में परिवर्तन होते रहना चाहिए। यह लोकतंत्र के लिए बड़ा जरूरी चीज है, और वह कहीं ना कहीं लोगों ने अपने हक अधिकार को समझते हुए इस पुनरावृत्ति को कहीं ना कहीं जागरूक किया है। और मुझे लगता है कि 29 में भाजपा पूरी तरह से नकार दी जाएगी, और थर्ड फ्रंट या कांग्रेस या जो भी दल हो, उस टाइम जो भी जिनका भी मत, जिनका भी समर्थन जनता को मिलेगा, उनकी सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। हम आपका हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये थे आलोक जी, और बिहार की राजनीति पे अपनी बात रख रहे थे। तमाम काराकाट, औरंगाबाद, आरा से लेके तमाम बिहार की तमाम सीटों से जुड़ी जानकारियां हमारे तमाम दर्शकों को आपके पास समक्ष पहुंचा रहे थे। और इसी क्रम में लोकतंत्र की अक्षुण्णता को बरकरार रखने के लिए भारतीय राजनीति की क्या दशो दिशा होनी चाहिए, उस पर भी बहुत ही सटीक वर्णन इन्होंने किया। आप भी सुनिएगा और आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दर्ज कीजिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। बेगूसराय से CB न्यूज़ बिहार से अभिमन्यु ठाकुर।